Hello friends, how are you? I hope well. This is Vikas Kuswaha and today we will discuss the remaining part of the French Revolution. लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों के मेरे चैनल के प्रति प्यार, विश्वास और भरोसे की वजह से आज केवल 27 डेज में हमने 1K सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे ही आप अपने प्यार, अपने विश्वास, अपने भरोसे को यूं ही हमारे चैनल के प्रति बनाए रखिए। हम बाकी आप लोगों के लिए नए नए तरह के वीडियोज लाते ही रहेंगे जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, काफी जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, ये 1K का आंकड़ा कब 1M तक यानी 1 मिलियन तक पहुंच जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। बस यूं ही आपके बस सपोर्ट की जरूरत है हमें, आपके विश्वास की जरूरत है हमें। हमारे चैनल के प्रति आप लोग अपना यूं ही भरोसा बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारा रिमेन पार्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दोस्तों जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कि अब फ्रांस में क्या कि वो जो मोनार्की सिस्टम था उसको हटा के यानी किंग लुई के शासन को हटा के वहां पे नेशनल असेंबली लागू हो चुका था। लेकिन नेशनल असेंबली के प्रति भी कुछ दिक्कत थी। नेशनल असेंबली ने जनता की मांग के अनुसार सबसे पहले इन्होंने अपना क्या कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे काम करने वाला एक गवर्नमेंट को भी इन्होंने फाइंड किया। फिर इन्होंने टाइद और टाइल्स को हटाने के लिए सबसे पहले टाइद को हटाया, ये भी जरूरी था। इन्होंने चर्च को जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकार को भी बैन किया, खत्म किया और चर्चों के जमीन को भी पूरी तरह से छीन लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन इन्होंने न तो टैक्स को कम करने की बात कही और न ही प्राइस को लो करने की बात कही, जिससे अभी भी थर्ड स्टेट का थर्ड जो पार्ट था वो अभी भी परेशान था। क्यों? क्योंकि इस तरह से इस नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट को जगह नहीं मिल पाई थी। कारण क्या था कि इसमें 745 मेंबर्स थे जो लोग फैसला लेते थे, नियम कानून बनाते थे, लॉ बनाते थे। लेजिस्लेटिव में 745 मेंबर्स थे और वो लोग कौन थे? जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर थे। हाईएस्ट टैक्स पेयर और हाईएस्ट टैक्स कौन लोग दे सकते हैं? थर्ड स्टेट के केवल फर्स्ट एंड सेकेंड लोग। थर्ड स्टेट का थर्ड अभी भी इस लायक नहीं था। देखो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेट में 1, 2 एंड 3 तीन तरह के लोग थे। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट टैक्स पेयर कौन होंगे? या तो पहले वाले लोग होंगे जो कि लॉयर्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, ये लोग थे, या सेकंड वाले लोग होंगे जो लोग पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, बड़े बड़े किसान थे, वो लोग होंगे। लेकिन थर्ड वाले लोग ऐसे नहीं थे और इसलिए 745 मेंबर्स में इन लोगों का कोई भी रोल नहीं था। हम बात करते हैं दूसरा, वोटर। वोटर लोग कौन होंगे? तो जो वोटर थे जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिव वोटर। एक्टिव वोटर के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो कि 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स देते हैं। 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स देते हैं। और बात करते हैं तो एक्टिव वोटर में भी कौन आते हैं? ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्टिव वोटर की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्स पहले और दूसरे वाले दे सकते हैं, ये तीसरे वाले इसके लिए भी सक्षम नहीं है। इस तरह से ये लोग पाते हैं थर्ड स्टेट के थर्ड जो गरीब लोग हैं इनके मन में बहुत सारी क्रांति की लहर फिर से एक बार उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि अभी भी ना तो टैक्स कम किया गया, अभी भी ना तो प्राइस कम किया गया, अभी भी लोगों को स्ट्रगल टू सर्वाइव से जूझना पड़ रहा था। और ऊपर से ये जो नेशनल असेंबली बना जिसके लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, जिसमें मैक्सिमम लोगों की संख्या कौन थी? थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट की थी। लेकिन न तो इस लेजिस्लेटिव में इनका कोई रोल है, न तो एक्टिव वोटर में इनका कोई रोल है। क्यों? क्योंकि बाद में आता है ये पैसिव वोटर। पैसिव वोटर के अंतर्गत ये निष्क्रिय वोटर में कौन कौन लोग आते हैं? सारी महिलाएं आती हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो निष्क्रिय वोटर में आते हैं। इन सब के अलावा जो पुअर पीपुल आते हैं, साथ ही साथ चिल्ड्रन आते हैं। इन सभी लोगों को नाम दे दिया गया पैसिव वोटर। और इस तरह से इस नेशनल असेंबली के खिलाफ लोगों के मन में रोष, क्रोध आना शुरू हो गया। अब स्थिति ये थी दोस्तों कि उधर नेशनल असेंबली अपने पावर के, सत्ता के ताकत में आगे बढ़ रहा था, जो कि थर्ड स्टेट के फर्स्ट और सेकंड थे, क्योंकि थर्ड को अभी बीच में कोई स्थान नहीं मिला था। इधर जो थर्ड के थर्ड वाले लोग थे, ये लोग जगह जगह चौराहे पे, जगह जगह नाके पे, हर जगह पे ये लोग अब अपना नजरिया प्रस्तुत करने लगे थे। ये लोग आपस में मिलके एक षड्यंत्र या ये कह सकते हो कि एक प्रोटेस्ट की बात शुरू हो चुकी थी इन थर्ड के थर्ड स्टेट में। अब ये लोग जगह जगह पे अपना क्लब का निर्माण कर रहे थे। क्लब
क्लब का मतलब अलग अलग पार्टी, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े, जिसमें 60 से 70 लोग भी हो सकते थे। इस तरह से बहुत सारे क्लब का निर्माण शुरू हो गया। जैसे कि किसी चौराहे पे बैठ गए कुछ लोग और ये लोग नेशनल असेंबली के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिए। इस तरह से ये लोग आपस में डेली मिलने लगे, डेली इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, उसी को बोलते हैं क्लब। अब जगह जगह पे इन थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट के लोगों का बहुत सारे क्लब का निर्माण हो गया, और इसमें एक फेमस जो क्लब था उसका नाम था जैकोबिन क्लब। फेमस जो नाम था वो है जैकोबिन क्लब। इसके जो हेड थे, हेड का नाम है मैक्समिलियन रोबेस्फेयर। मैक्समिलियन रोबेस्फेयर, जी हाँ दोस्तों। अब ये जैकोबिन क्लब इसमें एक सबसे फेमस क्लब था और इसके हेड थे मैक्समिलियन रोबेस्फेयर। ऐसे ही बहुत सारे क्लब का निर्माण शुरू हो चुका था। अब पूरे फ्रांस में ऐसे ही थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट के लोग जगह जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में क्लब बना के और नेशनल असेंबली का विरोध करना शुरू कर चुके थे। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वो भी पीछे नहीं थी, वो भी अपने वोट के लिए डिमांड कर रही थी। और इन क्लबों में महिलाओं के लिए भी बहुत सारे फेमस क्लब बने थे। करीब 50 से 60 क्लब जो थे वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बने थे। और इसमें जो फेमस क्लब है महिलाओं का, उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये दोस्तों ये महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए एक फेमस क्लब था। नाम है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ऐसे ही महिलाओं के बहुत सारे क्लब बनने शुरू हो चुके थे, जिसमें से सबसे फेमस यही क्लब था। अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछता भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात है कि जगह जगह क्लब का निर्माण शुरू हो गया और सारे लोगों का बस एक ही मुद्दा था कि नेशनल असेंबली जिन्होंने इनके साथ धोखा किया है अब उसका विरोध करना है। तो बात करते हैं जब भी क्लब का, तो क्लब में जैकोबिन क्लब सबसे फेमस था। और इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट के लोग शामिल थे, जिसके अंतर्गत लोहार, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उसके अलावा मोची जूते सिलने वाले, फिर छोटे छोटे लैंडलेस फार्मर, बेगर्स, सर्वेंट्स, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, इस जैकोबिन क्लब के अंतर्गत। इनका क्या है कि इनका जो पहनावा है, इनका तरीका है वो दूसरों से अलग था। ये सर पे लाल टोपी पहना करते थे। ठीक है दोस्तों, आमतौर से उस समय क्लर्जी और नोबिलिटी थे, वो ज्यादा अपने आप को फैशनेबल महसूस करते थे। वो लोग नी ब्रीचेस यानी कि आधे पांव तक का ये ब्रीच पहनते थे, वो उनके लिए फैशनेबल था। और ये लोग उनसे बिल्कुल हटके ये लोग फुल जो पजामा लोअर होता था ये पहना करते थे, ये दिखाने के लिए कि हम उनसे अलग है। और ये लोग लाइनिंग वाले पजामे को यूज करते थे, सर पे लाल टोपी होता था। ये इनका ड्रेसिंग स्टाइल था जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और थर्ड स्टेट था, ये लोग पूरी तरह से जैकोबिन क्लब से जुड़ने लगे। और इस तरह से ये लोग एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, किसके खिलाफ? थर्ड स्टेट के खिलाफ, सॉरी नेशनल असेंबली के खिलाफ। नेशनल असेंबली जिसमें उतना पावर नहीं था कि वो इनके सहयोग के बिना कुछ कर पाए। और ऐसे सिचुएशन में इन लोगों ने नेशनल असेंबली को सत्ता से हटा दिया और फाइनल गद्दी पे कब्जा कर लिया। किसने? इस जैकोबिन क्लब ने। अब हम देखते हैं दोस्तों कि फ्रांस, उस फ्रांस में जहां पे किंग का शासन था, उसको हटा के लाया गया नेशनल असेंबली को। फिर अब नेशनल असेंबली को भी हटाया जाता है और अब आता है जैकोबिन क्लब। ठीक है दोस्तों, देखो कैसे सत्ता का ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। तो अब जैकोबिन क्लब तक बात आती है, तो देखते हैं अब आगे। जैकोबिन क्लब जब सत्ता में आता है तो सबसे पहले मैक्समिलियन रोबेस्फेयर ने क्या किया? क्योंकि मैक्समिलियन रोबेस्फेयर जैकोबिन क्लब का जो हेड था, ये बहुत ही क्रूर, बहुत ही मतलब ये थोड़ी थोड़ी बातों पे इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन चलाता था कि थोड़ी थोड़ी बातों पे ये लोगों को मृत्यु दंड की सजा दे देता था। उनको गिलेटिन मशीन का यूज करके उन्हें मृत्यु दे देता था। गिलेटिन मशीन क्या है दोस्तों? जब गिलेटिन की बात करते हैं तो ये है गिलेटिन मशीन, डॉक्टर गिलेटिन के द्वारा बनाया हुआ गिलेटिन मशीन है। ठीक है, ये एक ऐसा मशीन है जिससे लोगों के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है, इस मशीन पे नीचे सर रख के और ऊपर से उनका सर धड़ से अलग कर देते थे। इस मशीन का यूज किया था गिलेटिन मशीन, डॉक्टर गिलेटिन के द्वारा बनाया हुआ गिलेटिन मशीन। इस गिलेटिन मशीन का यूज करके जो मैक्समिलियन रोबेस्फेयर था, ये लोगों को सजा देने का काम करता था।
पनिशमेंट करने का काम करता था। ये इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था कि सबसे पहले सत्ता में आते ही इसने जेल में बंद रॉयल फैमिली, राजा रानी यानी किंग लुइस 16 और रानी मैरी एंटोनेट को भी इसने इस गिलेटिन मशीन पे चढ़ा के खत्म कर दिया, उन्हें मृत्यु दे दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लोग भी इस सरकार के विरोध में होते थे, बातें करते थे, या जो भी नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास के लोग थे, उनको किसी न किसी बहाने ये कोर्ट में पेश करके उन्हें पनिशमेंट दिला के गिलेटिन मशीन पे खत्म कर देता था। इस तरह से रोबेस्पियर धीरे धीरे अपना आतंक फैलाने लगा। पहले तो ये क्लर्जी और नोबिलिटी के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे ये भी सत्ता के लालच में, मतलब सत्ता के, ये कह सकते हो कि ताकत के वश में आके इसने अपने ही लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया। अब छोटी छोटी बातों पे ये अपने ही लोगों को जान से मारना शुरू कर चुका था। ठीक है दोस्तों, उस समय वहां पे हम बात करते हैं 1793 से लेके 1794, और इसीलिए इस समय काल को, ये जो टाइम पीरियड था, इसको नाम दिया गया रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का पूरा ये क्षेत्र था, आतंक का पूरा समय था। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों पे ये लोगों को गिलेटिन मशीन पे चढ़ा के मृत्यु दंड दे देते थे। ठीक है, अब दोस्तों उस समय आटा की बात करते हैं, फ्लोर यानी ब्रेड। तो ब्रेड जो होता था, वो जो आटा उसमें यूज किया जाता था, वो दो तरह का था। एक था व्हाइट, जो कि काफी कॉस्टली होता था, कॉस्टली व्हाइट फ्लोर। ठीक है, आटा की बात कर रहे हैं दोस्तों, व्हाइट फ्लोर। और दूसरा होता था जिसको उसने नाम दिया था इक्वालिटी। इक्वालिटी हिंदी में बोलते हैं समता आटा। ठीक है, उसने नाम दिया था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने। ये बहुत ही चीप होता था। अब इसने एक नया नियम कानून बना दिया कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको ये चीप आटा ही यूज करना है। ठीक है, अगर कोई भी इस कॉस्टली व्हाइट आटे को बनाता हुआ, जो भी फैक्ट्रियां थी, जो भी बनाता था, इस बात से नाराज होकर उनको ये गिलेटिन मशीन पे सजा दे देता था। इवन जो लोग इसको यूज करते थे, खरीदते थे, या जो भी फैक्ट्रियां थी, जो भी गोदाम थे, उन लोगों को इसने कोर्ट में पेश करके और इसने गिलेटिन मशीन पे चढ़ा दिया। इतनी सी बात पे लोगों में इतना दहशत बना दिया कि अब सारे लोग मजबूरी वश हो गए, ये सस्ता आटा खाने पे मजबूर हो गए। ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जो दिखाता है कि वो कितना ज्यादा अत्याचार उस समय पूरे ये 1793 से लेकर 1794 के दौरान उसने वहां पे आतंक का माहौल बनाया हुआ था। लेकिन लोगों से बर्दाश्त, जब लोगों से ये बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में लोगों ने इस मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ही कोर्ट में पेश किया, और कोर्ट में इसके खिलाफ सारी चीजों को मुआयना करने के बाद कोर्ट ने इसको मृत्यु दंड का सजा दिया। और फाइनल उस फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट के लोगों ने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को ही इन्हीं के गिलेटिन मशीन पे मृत्यु दंड दे दिया। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब हम देखते हैं कि ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की भी मृत्यु हो गई, इन्हें भी गिलेटिन मशीन पे चढ़ा दिया गया। अब फ्रांस के लोगों में, फ्रांस की गद्दी फिर से खाली हो गई। अब उनके लोगों में फिर से एक अंधकार आ गया कि अब हम किसको शासन चुने। राजा को हटा है, मोनार्की सिस्टम यहाँ से खत्म हुआ। ये था मोनार्की सिस्टम। मोनार्की सिस्टम खत्म होने के बाद इन लोगों ने यहां से डेमोक्रेसी की बात की। डेमोक्रेसी, इस डेमोक्रेसी में लेकिन अमीरों की सरकार थी, इसको कैंसिल किया। जैकोबिन गवर्नमेंट आया, जैकोबिन क्लब आया। दोस्तों एक और नाम एग्जाम में पूछता है, जैकोबिन क्लब का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं कन्वेंशन। जब भी एग्जाम में आवे कन्वेंशन गवर्नमेंट या कन्वेंट गवर्नमेंट, तो आपको जवाब देना होगा कन्वेंशन। इसी जैकोबिन क्लब का सेकेंड नाम है, सेकेंड नेम है। ठीक है दोस्तों, तो जैकोबिन क्लब को ही कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन पार्टी जब भी आएगा या कन्वेंशन गवर्नमेंट, तो आप बोलोगे जैकोबिन क्लब। ठीक है, तो अब ये जैकोबिन क्लब आया, ये भी डेमोक्रेसी था, लोगों के द्वारा बनाया हुआ था। लेकिन ये एक आदमी के हाथ में पावर था। तो अब फ्रांस के लोगों ने सोचा कि एक आदमी के हाथ में पावर देने से अच्छा फायदा नहीं है, तो लोगों ने अब जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तो अब लोगों ने ये सोचा कि ज्यादा लोगों के हाथों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही उचित होगा। और फाइनल इन लोगों ने दो लोगों का, यानी दो मेंबर का एक लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण किया, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया। ठीक, और ये दो लोग जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये फाइनल 5 लोग चुनते थे, 5 पीपुल। इस तरह से सत्ता का बंटवारा किया गया, इस तरह से गवर्नमेंट का बंटवारा किया गया, और इन्हीं 5 को मिला के बोलते हैं डायरेक्टरी
रूल। इन्हीं पांचों को मिला के बोलते हैं दोस्तों डायरेक्टरी रूल। डायरेक्टरी रूल का मतलब लोगों के मन में अब ये था कि पावर एक आदमी के हाथ में आने से वो पावर का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने 2 लोगों का लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे भी 2 लोगों को रखा और इन लोगों ने भी 5 लोगों को चुना। अब इन्हीं को शासन चलाना था डायरेक्टरी रूल को। किसके अंतर्गत? इनके अंतर्गत। लेकिन डायरेक्टरी रूल भी उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया जैसा कि लोगों ने सोचा था। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 5 मेंबर्स थे और सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि इन पांचों का आपस में कभी सहमति नहीं बनता था। ये परस्पर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते रहते थे। इनके डिसीजन आपस में कभी तालमेल नहीं खाते थे और ये आपस में पांचों के भी डिसीजन तालमेल नहीं खाते थे और अक्सर इनका इस 2 मेंबर के लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था किसी न किसी पॉइंट पे, जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबली इनको रिमूव करके फिर नए मेंबर को लाता था, फिर किसी और का रिप्लेस करता था, उसको हटा के नए मेंबर को लाता था। इस तरह से नए नए मेंबर आते रहते थे, पुराने मेंबर जाते रहते थे और धीरे धीरे इसमें एक इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व की बात आ गई। यानी ये गवर्नमेंट भी अब अंधकार में आ गया, खतरे में आ गया। क्यों? ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबल नहीं रह पाया। लोगों में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता था, ये लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते थे, इनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे, जिसकी वजह से इन्हें बार बार हटना पड़ता था और इंस्टेबिलिटी आ गया। ऐसे में ये फ्रांस की जो गद्दी थी फिर से खतरे में आ गई। ये डायरेक्टरी रूल, जैकोबिन क्लब के बाद आता है डायरेक्टरी रूल। ये अभी भी क्या था? डेमोक्रेसी है, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? इनस्टेबिलिटी की वजह से। अब ऐसे सिचुएशन में फ्रांस की गद्दी खाली था और उस फ्रांस की गद्दी पे किसी की भी नजर पड़ सकती थी और ऐसा ही हुआ दोस्तों। इस पे नजर पड़ गया एक बहुत बड़े तानाशाह की, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, इसकी नजर पड़ गई इस फ्रांस की गद्दी पे। अपने सैनिकों के बलबूते पे, अपने सैनिकों के दम पे नेपोलियन बोनापार्ट, और ऊपर से डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी में जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ अधिकारी थे, इन लोगों को ब्राइब करके, रिश्वत देके और अपने सैनिकों के ताकत के बल पे ये इजिप्ट से एक्सपेंडेशन करके लौटा था। यानी इजिप्ट में अपना शासन को पूरी तरह से फैला के जीतते हुए यहाँ पे आया था और इस फ्रांस की गद्दी पे इसने कब्जा कर लिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है दोस्तों, जब बात करते हैं, ये आया था 1804, 1840 में ये आया और आके फ्रांस पे कब्जा कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे जब ये आया तो लोगों ने इसे मसीहा समझा। लोगों ने इसे सोचा कि ये अब हमारा दुख दूर करेगा और वाकई ये लोगों के लिए कुछ अच्छे काम किए। इसने कुछ अच्छे भी काम किया। अच्छे कामों का अगर हम ब्यौरा देते हैं तो इसने लेकिन सबसे पहला काम इसने ये किया था कि राइट, या फिर ये कह सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसने ये लोगों के लिए एक रूल दिया कि लोगों के जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको प्रोटेक्शन करने का एक अधिकार दिया। इनके अलावा डेसिमल सिस्टम को भी यूज करना नेपोलियन ने ही स्टार्ट किया। और लास्ट एक और काम इन्होंने अच्छा किया, स्पेसिफिक कुछ वेट मेजर्स भी बनाए थे। ये 3 काम नेपोलियन ने बहुत ही बेहतर किया। इन सब के अलावा जो टैक्स बढ़ा हुआ था उसको भी इन्होंने काफी हद तक कम किया और तो और जो बढ़ता हुआ प्राइस था उसको भी इन्होंने कम करने की कोशिश की। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट भी कहीं ना कहीं इसी जैकोबिन क्लब की तरह था। जैकोबिन क्लब में भी भले ही वो क्रूर था, लेकिन उसने गरीबों के लिए काम किया था। उसने भी टैक्स कम किया था, उसने भी प्राइस कम किया था, लेकिन वो फेल क्यों हो गया? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रूएल था, बहुत ही ज्यादा निर्दयी था, इसके लिए उसको हटना पड़ा। ठीक है, बाद में डायरेक्टरी रूल आया तो इसमें इनस्टेबिलिटी की वजह से इसको हटना पड़ा। और नेपोलियन आता है तो नेपोलियन ने भी अच्छे काम किए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत काम भी किए। ये क्या किया था? देखो आप दोस्तों, ये राजा को हटा के डेमोक्रेसी, लेकिन नेपोलियन आके डेमोक्रेसी खत्म करके इसने अपने आप को फ्रांस का इम्परर नियुक्त किया। 1804 में इसने फ्रांस का इम्परर, फ्रांस का सम्राट अपने आप को नियुक्त किया। ठीक है, अपने आप को फ्रांस का सम्राट बोला। यानी ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये फिर से मोनार्की सिस्टम यहाँ पे लागू कर चुका था। तो नेपोलियन के द्वारा अगर खराब कामों की बात करते हैं तो इसने पहला जो काम किया था कि ये फिर से डेमोक्रेसी को हटा के मोनार्की सिस्टम यहाँ पे लागू कर दिया। दूसरा देखो दोस्तों, एक चीज होता है बॉन्डेड लेबर।
या स्लेवरी सिस्टम का मतलब होता है दास प्रथा, यानी लोगों को जबरदस्ती दास गुलाम बना के और काम कराया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और उनसे जबरदस्ती काम कराते हैं। तो ये सिस्टम पहले चलता था, ठीक है ना। लेकिन राजा के समय में चलता था, जब नेशनल असेंबली आता है, जैकोबिन क्लब आता है, डायरेक्टरी रूल आता है, तो इन लोगों ने उस बॉन्डेड लेबर को, उस स्लेवरी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन नेपोलियन जब सत्ता में आता है तो इसने फिर से उस स्लेवरी सिस्टम को चालू कर दिया, यानी इसने फिर से उस दास प्रथा को स्टार्ट कर दिया, जो कि खत्म हो चुका था। इसने खत्म किया था नेशनल असेंबली ने, जैकोबिन क्लब ने, डायरेक्टरी रूल ने, लेकिन नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा दोस्तों, जब ये आया फ्रांस में तो लोगों ने इसे मसीहा समझा था, इसको फूल माला की बारिश की थी, इसका स्वागत किया था। लेकिन जब बात करते हैं, जब इसने धीरे धीरे करके और अगल बगल के राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, हमला करना शुरू कर दिया और जीते हुए राज्यों को अपने रिश्तेदारों को, यानी कि जितने भी राज्य थे उन राज्यों को अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों को देने लगा और आगे की तरफ बढ़ने लगा। और ये रिश्तेदार अपने मनचाहे तरीके से उन राज्यों का यूज करते थे, उन पे अपना शासन चलाते थे। अब लोगों के मन में फिर वही बात आ गई कि आखिर ये रिश्तेदार अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं, तो यही काम तो ये किंग लुई 16 भी करते थे। तो ऐसे में फिर दोनों से अंतर क्या रहा? ऐसे में लोगों के मन में फिर से क्रोध, धीरे धीरे आक्रोश की लहर आ गई और लोगों के मन में फिर से क्या डिससेटिस्फैक्शन की बात आनी शुरू हो गई। ऊपर से नेपोलियन बोनापार्ट के जो सैनिक थे ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे, ये जगह जगह पे हमला करते थे, कब्जा करते थे, जहां भी मन करता था, जिस भी राज्य को मन करता था, ये लूटना स्टार्ट कर देते थे। ऐसे सिचुएशन में लोगों ने फाइनल एक वार का जो 1815 के वार में, जो कि वाटरलू में हुआ था, इसमें लोगों ने नेपोलियन का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। फिर से देखो दोस्तों, 1815 में वाटरलू का जो वार हुआ था, इसमें लोगों ने नेपोलियन का साथ देने से मना कर दिया, नेपोलियन का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। और इसकी वजह से नेपोलियन का इस युद्ध में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन इस युद्ध में मारा गया। 1815 में नेपोलियन से पूरी दुनिया को मुक्ति मिल गई, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तानाशाह था। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि फ्रांस की गद्दी फिर से खाली हो गई। फिर से एक बार आपको बता देता हूं, देखो किंग मोनार्की सिस्टम था, इसको हटाया गया नेशनल असेंबली, लेकिन ये अमीरों की सरकार थी, हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, यानी थर्ड स्टेट के फर्स्ट और टू थे। तो थर्ड स्टेट के थर्ड लोगों ने फिर से विद्रोह किया और इन लोगों ने अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही क्लब में फेमस था जैकोबिन क्लब, हेड थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। लेकिन ये बहुत ज्यादा निर्दयी थे, इसकी वजह से उनको भी हटाया गया। हालांकि इन्होंने काम अच्छे किए, गरीबों के भलाई के लिए किए, टैक्स भी कम किए, प्राइस भी कम किए, लेकिन वो ज्यादा क्रूर थे। फिर उनको भी हटाया गया, डायरेक्टरी रूल आया। ठीक है दोस्तों, इसी को कन्वेंशन भी बोलते हैं। बाद में डायरेक्टरी रूल आता है, ये सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसमें दिक्कत था कि 5 लोग और 2 लोगों का लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके बीच में आपस में सहमति नहीं बनता था। डिसएग्रीमेंट की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये भी कैंसिल हो गया, या एक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने। लेकिन इसके अच्छे कामों की तुलना में इसके जो बुरे काम थे, जैसे इसने फिर से मोनार्की सिस्टम लाया, दास प्रथा को फिर से चालू किया और साथ ही साथ जीते हुए राज्यों को अपने रिश्तेदारों को बांटने लगा और रिश्तेदार अपने मनमाने तरीके से इस पूरे राज्य पे शासन चलाते थे और इनके सैनिक जहां भी चाहते थे, जब भी चाहते थे, आक्रमण करके अत्याचार करते थे। ऐसे में लोगों ने इनका भी साथ छोड़ दिया और फाइनली इनकी भी मृत्यु हो गई। अब फ्रांस की गद्दी फिर से खाली हो गई। फिर वही स्थिति आ गया कि अब शासन किसको दिया जाए। और दोस्तों, यहीं पे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर खत्म होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस की जो गद्दी थी वो फिर से आता है जैकोबिन क्लब, इनके बाद आता है डायरेक्टरी रूल। ये जब फेल होता है तो यहां पे ये भी डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी। और ये जब फेल, मतलब यहां पे कब्जा करता है नेपोलियन बोनापार्ट, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं होता, ये क्या होता है? मोनार्की। लेकिन जब ये मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में लोगों के सामने कुछ नहीं समझ में आता और ऐसे में उसी बर्बन डायनास्टी, दोस्तों हम बात करते हैं बर्बन डायनास्टी यानी उसी वंश के थे। कौन? किंग लुई 16। वो किंग लुई 16 की बात करते हैं, किस डायनास्टी के थे? जब इनके डायनास्टी की बात आएगी तो दोस्तों ये थे बर्बन डायनास्टी। ठीक है, तो जब ये फ्रांस की गद्दी खाली होती है तो ऐसे में इस गद्दी को फिर से सौंप दिया जाता है, किसको? उसी बर्बन डायनास्टी को। यानी फिर से ये गद्दी पे कौन आ जाता है? ये राजा तो चूंकि मर चुके होते हैं, इन्हीं के जो वंशज बचे होते हैं, रॉयल फैमिली के जो मेंबर होते हैं,
फिर से ये गद्दी इन्हीं के हाथ में आता है। तो दोस्तों फिर मिला क्या, यानी कि ओवरऑल हम देखते हैं फ्रांसीसी जो क्रांति थी यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये सिर्फ सत्ता की चाह में लोगों में आपसी इक्वल राइट्स के लिए ये क्रांति हुई थी। हालांकि लोगों को राइट्स मिल गए, लोगों को उनके अधिकार मिल गए, लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, लोगों को एक ऐसा सरकार मिल गया जो कि चलता था किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल सत्ता का जो मेन जिसके हाथ में था वो किसके हाथ में था, अभी भी बर्बन डायनास्टी, यानी बर्बन डायनास्टी से नेशनल असेंबली, जैकोबिन क्लब, डायरेक्टली रूल, नेपोलियन बोनापार्ट और फिर से बर्बन डायनास्टी। ये था इस फ्रांसीसी क्रांति का लेखा जोखा। हालांकि इसके तहत कुछ चेंजेज हुए, इसके तहत कुछ विरासत में लोगों को मिल गया। वो क्या मिला, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार। वो क्या मिला, ये स्लेवरी सिस्टम जो नेपोलियन बोनापार्ट लास्ट में स्टार्ट किया था दोस्तों, अभी अभी जैसा कि हमने जिक्र किया था, ये स्लेवरी सिस्टम फाइनली जो खत्म होता है, ये भी आप जान लो, ये स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा जो नेपोलियन स्टार्ट करके मर चुका था, ये इतनी जल्दी नहीं खत्म हुआ। स्लेवरी सिस्टम फाइनली एबोलिश्ड। कब खत्म हुआ, ये खत्म हुआ था 1848 में, 1848 में ये स्लेवरी सिस्टम खत्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इस फ्रांसीसी क्रांति से कुछ तो चेंजेज हुआ, जैसे जो क्लर्जी का वो नोबिलिटी का, इन लोगों को जो भी जन्म के अधिकार पे पावर मिलते थे, इनको टैक्स नहीं देना होता था, टाइड, टाइल्स, ये सारी चीजें, और जो इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था, पैसा, धन, संपदा, इनको देख के जो वोटिंग का अधिकार दिया जाता था, इन सबको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो ये था फ्रांसीसी क्रांति, जिसका फलस्वरूप विरासत के रूप में लोगों को ये सारी चीजें प्राप्त हुई। और तो और दोस्तों फिर से हम बताना चाहेंगे कि इसी क्रांति की वजह से बहुत सारे लोगों के मन में फ्रीडम की बात आई, फ्रीडम के ये वैल्यू समझ में आया। ऐसे ही हमारे देश के भी दो सुपीरियर लोग थे, दो अच्छे हम कह सकते हैं लीडर्स थे, जिनका नाम है टीपू सुल्तान, और यहाँ तक की बात करते हैं राजा राम मोहन राय। इन लोगों ने भी कहां से अपने आइडियल्स को लिया, तो फ्रांसीसी क्रांति से। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो ठीक है, ओवरऑल बस यहीं पे फ्रांसीसी क्रांति खत्म होता है। फ्रांसीसी क्रांति में किसी भी टॉपिक को, हर एक टॉपिक को हमने कोशिश किया कि पूरी तरह से आपके लिए कवर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर, चूंकि पार्ट 1 पार्ट 2 अगर दोनों को आप एक साथ देखें तो आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग लाइक करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपके सामने आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ताकि हम कोशिश कर सके अगले वीडियो में उसको ज्यादा से ज्यादा और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सके और आपको समझा सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।